आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। नमस्कार, मैं आशीष तिवारी आपका क्रॉसटॉक में एक बार फिर स्वागत करता हूं। 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान जब मैं ग्राउंड जीरो पर था तो मैंने बाबा बद्री केदार से ये प्रार्थना की थी कि हे बद्री केदार, इस उत्तराखंड को, इस देवभूमि को ऐसी त्रासदी दोबारा न दें। उस घटना को घटे हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर जो धराली में हुआ उसने हमें ये बता दिया कि हमने केदारनाथ की आपदा से कुछ सीखा तो नहीं है, बल्कि गलतियां ज्यादा की हैं। होता क्या है, जब हमारे घर में कोई आता है अतिक्रमण करने तो हम क्या करते हैं? हम उसका विरोध करते हैं। हम उसके लिए कानून है, उसके लिए सजाएं हैं। लेकिन ये प्रकृति है, जब प्रकृति में हम जाते हैं, उसके घर में प्रवेश करते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो क्या होता है? वो अपना रौद्र रूप दिखाती है, क्योंकि वहाँ उसको करने के लिए बस यही एक चारा है। कमोवेश यही कुछ हुआ उत्तरकाशी के धराली में, जहाँ कल जो दृश्य देश और दुनिया ने देखा विचलित करने वाला था, हैरान करने वाला था। लेकिन हैरान उनको होना चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं, स्थानीय नेता, हमारी सरकारें, ब्यूरोक्रेसी और अफसरान, जो फाइलों को बिना देखे साइन करते हैं और वहां बन जाती है अट्टालिकाएं, सीमेंट की इमारतें। और आपने देखा वहां पे किस तरह से बड़े बड़े रिसोर्ट, होटल और इमारतें बनी हुई थी जो ताश के पत्ते की तरह पानी में बह गई। क्यों होता है ऐसा? हम कब जागेंगे और इससे क्या सबक लेंगे? ये सब सवाल लेकर मैं आज आया हूँ उत्तराखंड के उस एक्सपर्ट के पास जिसको जंगलों से प्यार है, प्रकृति जिसके आंखों के सामने बसती है, उन्होंने करीब से देखा है, बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। डॉक्टर RBS रावत जी, उत्तराखंड के जंगलों के जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उनसे बेहतर इस घटना की व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। सर, जो दृश्य हमने और आपने देखा, पहला जो रिएक्शन था आपके दिल में, क्या आया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये दुर्घटना हुई है। मैं सबसे पहले उन आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी पता ही नहीं था, क्योंकि जो भी आपदा आती है कोई बता के नहीं आता है। हमारे जो IMD, जो मौसम विभाग वाले हैं, वो वर्षा के बारे में तो देते हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप आ जाते हैं, या फिर ऐसी ग्लाफ जिसको कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आ जाते हैं, या कभी कभी ये जो क्लाउड बस्ट हो जाता है, उसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं हैं। मैं थोड़ा सा हिमालय के क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा आशीष जी। सबसे पहले तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हिमालय क्षेत्र है, पूरे विश्व में सबसे युवक यंग माउंटेन रीजन है। केवल 5 करोड़ वर्ष ही पुरानी इसकी आयु है। दूसरी बात, पूरा हिमालय क्षेत्र लगभग 15,000 बड़े ग्लेशियरों से भरा हुआ है। पूरे यदि हम हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र की बात करें, 15,000 हमारे ग्लेशियर हैं, और केवल उत्तराखंड में ही उन बड़े ग्लेशियरों में से 1,000 ग्लेशियर हैं। और यदि हम छोटे बड़े सबको मिला के बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में ही लगभग 12,000 छोटे बड़े ग्लेशियर हैं। अब उसके साथ साथ जब ग्लेशियर, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारे इस कारणों से जो ग्लाफ बन जाते हैं, जिसको हिमनद से जो तालाब बन जाते हैं, ग्लेशियर लेक्स बन जाते हैं, उनके जगह जगह एक तालाब बन जाते हैं ऐसे सुदूर हिमालय क्षेत्र में जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाते हैं। चाहे वो आरावरी वाला क्षेत्र केदारनाथ के ऊपर जहाँ से क्लाउड बस्ट हुआ था, या जो ताल है फूट गया था हमारे मंदाकिनी वैली में और पूरे बद्रीनाथ के तरफ पूरा आ गया था, अलकनंदा के तरफ, और उसमें हजारों लोग उसमें कितने गए, क्या हुए, बहुत ही मुश्किल बताना है, लेकिन हजारों की संख्या में हानि, सब कुछ की, पशुओं की हानि। अब इसमें मैं एक दूसरा बिंदु कहना चाहूँगा। पूरा हिमालय क्षेत्र हमारे 8 बड़े जलागमों में बटा हुआ है, या आप ये कह सकते हैं जो हमारे 8 बड़ी नदियां हैं, गंगा है, जमुना है, टॉन्स है, ऐसे हमारे भागीरथी है। ये हमारे जो 8 जलागम हैं, वे लगभग 29 उप जलागमों में बटे हुए हैं क्षेत्र के हिसाब से। और पूरा जो उत्तराखंड है, पर्वतीय क्षेत्र, ये जानना अति आवश्यक है, 1110 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे यदि हम देहरादून की बात बताएं तो सोंग नदी है,
रेस्पना नदी है या हमारा विंदाल वाला नाला या नदी है, ये भी माइक्रो वाटरशेड में आते हैं। ऐसी संख्या है हमारे पास 1110 है। अब सबसे पहले तो इतनी बड़ी आपदा जो हो गई है, मैं काफ़ी विचलित हो गया था। व्यक्तिगत कारणों में विचलित नहीं होता हूँ जितना मैं एक सामूहिक जो इतनी बड़ी त्रासदी आई, आपदा आई, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही बुरा लगा। तो मेरा यही मानना है कि ऐसे क्षेत्रों में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ विकास कार्य बहुत सोच समझ के करें, ताकि उन्हें व्यक्तिगत भी परेशानी न हो, राष्ट्र की संपत्ति का भी ऐसे विनाश न हो, और जो पशु पर हमारे जो मवेशी हैं वो भी इनका नुकसान हो जाता है, ये ना हो। सर, जब हम बात करते हैं विकास की, तो बात होती है कि सरकार ने कितना विकास किया, कितनी सड़कें बनाई, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, रोपवे बनाया, ट्रॉलियाँ खड़ी कर दी। अभी बात हो रही है केदारनाथ में जो ट्रैक है उस पर, वहाँ पर रोपवे बनेगा, मसूरी का रोपवे बन रहा है। यानी हम कहते हैं कितना विकास होना है, इस पर जो है कंपटीशन है। लेकिन जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, वहाँ का एक क्लाइमेट है, उसका एक नेचर है, उसको अगर आप इंक्रोच करते हैं, वहाँ पर मशीनें चलेंगी बड़ी बड़ी, वहाँ पर तोड़ फोड़ होगी, तो क्या पहाड़ इस तरह का रिएक्शन नहीं देगा कि आप हमारे बनाए हुए प्राकृतिक संरचना में हस्तक्षेप कर रहे हैं? देखिए, कोई भी कार्य, कोई भी जो नीतिगत विषय है, इस बारे में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। ये वर्तमान सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। तो बहुत समझदार लोग हैं, हमसे कहीं अधिक नीतिकार हैं, लेकिन भी अपने सीमित जो सोच है या समझ है, या एक वरिष्ठ नागरिक के नाते, या एक सेवानिवृत्त वनविद के नाते, फॉरेस्टर के नाते, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, भूगर्भीय संवेदनशीलता को पर्वतीय क्षेत्र में सर्वोपरि रखना होगा। हमें जल्दी से जल्दी किसी व्यक्ति विशेष या गांव विशेष या क्षेत्र विशेष को प्राथमिकता देने के बजाय दूरगामी हमारे नियोजन क्या हो सकते हैं, इस पर अधिक चर्चा करते होंगे और करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे दिक्कतें न हो। इसमें किस सरकार ने क्या किया, किस सरकार ने नहीं किया, हर सरकार ने अपने संसाधन की उपलब्धता के आधार पर, अपने जो विशेषज्ञता है उनके आधार पर, जो उनके अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं, उनके जो हमें कहना तकनीकी ज्ञान के आधार पर कार्य जो किया है, सब अपने अपने हिसाब से अच्छा ही किया है, ये मेरा मानना है। इसलिए किसी पर्टिकुलर शासन को या वर्तमान या विगत ऐसे को मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। अच्छा सर, लेकिन भविष्य के लिए यही कहेंगे कि हमको इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही दूरगामी नियोजन, भले हम 50 साल का बनाए, 25 साल का बनाए, 10 साल का बनाए, 5 साल का बनाए, फिर उसमें 1 साल का आ जाए, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव फिर भी होंगे, कुछ न कुछ तो होंगे, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति के साथ पूरे मानव जाति ने तकनीकी को अपना करके प्रकृति के जो खिलवाड़ किया है, उसको हमें भोगना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी वहाँ की जनता है। आपने सर किताब लिखी, उस पर बहुत सारी फाइंडिंग्स रही आपकी, और बहुत ही सटीक उसमें विश्लेषण भी किया है आपने। लोग जानना चाहेंगे कि जब आपने उस किताब को लिखा और रिपोर्ट तैयार की, उसमें क्या आउटपुट निकला? ऐसा है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक यहाँ पे समिति है जिसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अनुश्रवण समिति या एक संगठन, छोटा सा एक यूनिट, इकाई बनाई गई है। उनके द्वारा एक कार्य मुझे एक विशेषज्ञ के रूप में मानते हुए कहा गया कि आप दून घाटी का एक रिपोर्ट बनाएं। तो उसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2008-18 में मैंने उसे सबमिट कर दिया था। यहाँ पे शासन को भी, भारत सरकार को जहाँ जहाँ देना था उस कार्यालय को दे दिया था। उसमें देखिए मूल बातें ये हैं, यदि दून वैली है तो इसमें 2040 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और आबादी धीरे धीरे जो पर्वतीय क्षेत्र से, चाहे गढ़वाल से, कुमाऊं से,
जौनसार क्षेत्र से आ रहे हैं, सब देहरादून की तरफ आ रहे हैं, चाहे देहरादून में आए, चाहे वो विकासनगर में आए या फिर कोई डोईवाला, तो वो दून घाटी में आ जाता है। तो उसमें मेरी जो संस्तुतियाँ थी वो ये था कि चाहे पर्यटन के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, अस्पतालों के दृष्टिकोण से, भवनों के दृष्टिकोण से, जल के दृष्टिकोण से, ऊर्जा के दृष्टिकोण से, हर वेस्ट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं जो हमारा इकट्ठा हो जाता है, उसके दृष्टिकोण से लगभग 12-13 संकेत हैं, उसमें पैरामीटर्स हैं। उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले 20 साल में या 25 साल में, 30 साल में क्या स्थिति बन सकती है, उसमें ऐसे कुछ संस्तुतियाँ दी गई हैं। और वो मुख्य रूप से देहरादून घाटी के 8 शहरों के जो प्रमुख शहर हैं, मसूरी से लेकर ऋषिकेश और इधर विकासनगर, हरबटपुर, देहरादून, डोईवाला, ऐसे 8 हैं। उसमें उदाहरण के तौर पर मुझे अभी भी याद है कि एक बार में इन 8 शहर में कितने पर्यटक आ सकते हैं। उस वक्त 2017-16 के आंकड़ों के अनुसार हमारे कितने होटल हैं, कितने हमारे कैपेसिटी है, क्षमता है, कितनी हमारी धर्मशालाएं हैं, ये सब को ध्यान में रखते हुए लगभग 50,000 लोग एक बार में यहाँ पर आ सकते हैं। एक दूसरी बात, एक बार में यदि 50,000 आए तो कितनी गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है, उस वक्त के हिसाब से लगभग 10 साल पहले की बात आप कहेंगे। यदि आंकड़ों की बात करें 2024-25, 2014-15-16 का होगा तो 10 साल करीब हो गया, या 9-10 साल। तो एक बार में कितनी गाड़ियां मसूरी में खड़ी हो सकती है, बड़ी गाड़ियां या छोटी गाड़ियां। डीपली आपने रिसर्च किया? हाँ बिल्कुल, एकदम भले उसमें लगभग 1.5 साल मुझे लगा। और मेरे साथ मेरे एक सहयोगी श्री दिनेश खंडूड़ी जी भी थे, बड़े भाई साहब हैं मेरे, हिमाचल कैडर से रिटायर हुए, मुख्यमंत्री पद पर। तो हम दोनों ने मिल करके वो एक रिपोर्ट तैयार की, छोटी सी, लेकिन वो काफ़ी उपयोगी है। उसमें एक उदाहरण मैंने ये भी दिया है कि जितने हमारे बड़े जो पर्यटक स्थल हैं, चाहे मसूरी है, नैनीताल है, नैनीताल है, टाइप की जगह हैं, ये आज से 100 साल पहले के पर्यटन स्थल हैं। तो क्यों न हम एक नए पर्यटन स्थलों के बारे में अभी से सोचना शुरू करें, बजाय कि उन्हीं पर्यटन स्थल में ही हम अधिक से अधिक फिर भवन बनाए, और किसी न किसी रूप में भवन बन ही जाते हैं। कोई अंदर बना रहा है, कोई अंडरग्राउंड बना रहा है, कोई किसी न किसी रूप में बन ही जाता है, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। कितने ही हम लोग पर्यावरण के दृष्टिकोण से बात करें तो उसमें इसलिए भी कभी कभी जो वनाधिकारी रोकते हैं या टोकते हैं तो ये कहा जाता है कि ये विकास के विरोधी हैं, एंटी डेवलपमेंट है, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं है। विकास होना चाहिए लेकिन पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के बाद। नदियों के किनारे जो हमारी बस्तियां बसी, एक आंकड़े हैं कि वो 500 से ज़्यादा बस्तियां हैं। अकेले देहरादून की बात करें तो रिस्पना, बिंदाल और तमाम नदियों के किनारे बसी हुई बस्तियां हैं। ये जो बस्तियां हैं, इनसे जो वेस्ट निकलता है, इंक्रोचमेंट होता है, झुग्गियां बनती हैं, तो नदियों का जो बहाव इस वक्त हम देहरादून में देख रहे हैं, 3 दिन से बारिश हो रही है, वो अपना रूप तो लेगी। तो इसका दोषी कौन है? नहीं, दोषी कौन है ये तो मैं बताना बड़ा मुश्किल है। पूरा समाज दोषी है, उसमें जो तंत्र है, जैसे विभाग के रूप में हम भी दोषी हैं, या दोषी रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँ कि ये केवल उन्हीं का दोष है, या नगर निगम का दोष है, या नगर पालिका का दोष है, या फिर संबंधित विभागों का दोष है, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी विकास में तल्लीन, जो विकास में लगे हुए विभाग हैं या व्यक्तिगत लोग हैं, संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनको मिल करके कुछ ऐसी रणनीति तैयार करें। जैसे माना मैं उदाहरण देहरादून का देता हूँ, तो जहाँ प्लास्टिक इकट्ठे होंगे ही होंगे। अब इतना हरियाली है तो पेड़ लोग साग तलाशी करेंगे ही करेंगे। अंदर से जो साग सब्जी है उसका कुछ ना कुछ वेस्ट निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन उसका कैसे सदुपयोग हो, कंपोस्ट पिट से लेकर के, या पानी के संरक्षण के लिए जो वर्षा जल संरक्षण है वो हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और या फिर कैसे वेस्ट का प्रसंस्करण हो, इस बारे में हम सबको बैठ करके, जब लखनऊ इतने बड़े शहर में हो सकता है तो देहरादून में भी हुआ है, लेकिन और करने की आवश्यकता है। बहुत सालों पहले एक राइटर हुआ करते थे इंग्लिश के, ऑलिवर वेंडल, उन्होंने एक बात कही थी, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिन,
यानी आपकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां पर मेरी स्वतंत्रता शुरू होती है। इसी तरह से कमोवेश हालात हमारे प्रकृति और इंसान के रिश्तों के बीच में है। हम प्रकृति के जब दायरे में जाते हैं तो उनका भी एक अपना दायरा है जिस पर हम इंक्रोचमेंट करते हैं। वो आपको रिएक्शन में कैसे रोकेंगे? वो ऐसे ही रोकेंगे जब आपदाएं आएंगी, भूकंप आएगा, लैंडस्लाइड होगा। वो ये चेताते हैं कि आप उनके क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो आपका अधिकार नहीं है। अपने सीमा में रहिए, अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए, वरना जब प्रकृति से आप खिलवाड़ करेंगे तो धराली और केदारनाथ जैसी आपदाएं आपको फिर झेलने के लिए तैयार रहना होगा। और एक्सपर्ट्स RVS रावत जी ने जो बताया कि हमें अपने समाज को इस तरह से बनाना होगा कि हम उसे सुरक्षित रखें। एक्सपर्ट्स की सुने, जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो जो फाइंडिंग्स सालों साल की रिसर्च के बाद सरकार को देते हैं उसे गंभीरता से लेना होगा। सिर्फ हम बैठकों में, मीटिंग्स में और सेमिनार्स में जाकर उन बातों को कहकर इतिश्री ना करें, वरना भुगतना किसे होगा? हमें और आपको। और ये जो प्रकृति है वो अपना रूप तो दिखाएगी ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब